बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 11 का फोर्थ टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये शॉर्ट के लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है। आगे जाके आज वाले टॉपिक में एक लॉन्ग भी हम कवर करेंगे। तो इसमें मोस्टली हमने यूज़ करने हैं फार्मूलाज जो पीछे पढ़ चुके हैं। हीट के लिए, फिर इंटरनल एनर्जी के लिए, और फिर उसके बाद वर्क डन के लिए। इसमें फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने उन चीज़ों के साइंस के बारे में देखना है। साइन उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। हीट को क्यू से डिनोट किया जाता है। अगर तो किसी सिस्टम के अंदर हीट एंटर हो रही है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट एंटर हो तो हीट के साथ हम प्लस लगाते हैं, और अगर हीट उस सिस्टम को लीव करे, उसमें से बाहर निकल रही हो, तो उसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। इसी तरह किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर बढ़े, इंक्रीज़ करे, तो उसके साथ पॉजिटिव, और अगर ये डिक्रीज़ करे तो उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाया जाता है। वर्क जो है, किसी सिस्टम पर वर्क हो, वर्क डन ऑन ए सिस्टम, तो वो नेगेटिव में होता है, और अगर सिस्टम खुद वर्क करे, वर्क डन बाय ए सिस्टम, उसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो इन तीन चीज़ों के साइन आपने जहन में रखने हैं। ये आज वाले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट साइंस होंगे। सारा मतलब हम जो भी डेफिनेशन या फार्मूलाज बनाएंगे वो इन्हीं साइंस की वजह से ही होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसकी स्टेटमेंट है। ये इसी फार्मूला से, फार्मूला आप याद रखें, इसी से सारी स्टेटमेंट बनेंगी। क्यू के साथ साइन देखें कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव का। क्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि हीट किसी सिस्टम में एंटर हो रही है। जब हम किसी सिस्टम के अंदर हीट एंटर करते हैं, एक सिस्टम सपोज कर लेते हैं, सपोज एक सिस्टम है और इस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें, हीट किसी भी तरह से प्रोवाइड की जा सकती है। हम सपोज करते हैं कि इसके नीचे अगर आग जलाई जाए, हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरनल एनर्जी वाले टॉपिक में आपको बताया था, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। किसी सिस्टम में तमाम काइनेटिक एनर्जीज जो होती हैं, उन सब का सम वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है आइडियल गैस के लिए, और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। फार्मूला में भी अगर हम देखें तो इंटरनल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में आ रही है। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो इंक्रीज़ कर रही है। देखें फार्मूला से कि अगर हम किसी सिस्टम में हीट एंटर करें, किसी सिस्टम में हीट ऐड करें, प्लस का साइन आ रहा है, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव में मिलता है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करे और गैस को हम अलाउ करें कि वो एक्सपेंड कर सकें, अगर हम गैस को अलाउ करें कि वो एक्सपेंड कर सके, तो ये जो लिड ऊपर रखी हुई है, ये जो ढक्कन है इसके ऊपर, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन जो है वो बाय अ सिस्टम होगा। सिस्टम जो है वो इस लिड के ऊपर वर्क कर रहा है, उसे ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो वर्क डन बाय अ सिस्टम इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क के साथ भी आ रहा है। तो यही थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ बनेगा कि व्हेन हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस प्लस वर्क डन बाय अ सिस्टम। W के साथ प्लस है, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब सिस्टम खुद वर्क करे। और MCQs में आ सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम अभी नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। डेली लाइफ से इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस कंसीडर की जा सकती हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स इसकी ली जा सकती हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो दो चीज़ें, एक बाइसिकल पंप है और एक ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है।
बाइसिकल पंप इस तरह का जो आपने देखा होगा डेफिनेटली। बाइसिकल पंप जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग किस तरह काम करता है। बाइसिकल पंप, इसमें एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर के ऊपर इस तरह एक पिस्टन होता है, एक लिड होती है और इसके अंदर हवा होती है, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस पिस्टन को, इसके ऊपर एक हैंडल बना होगा और हैंडल ये जो जिस तरह बंदे ने हाथ में पकड़ा हुआ है, इस हैंडल को बार बार बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे मूव करवाया जाएगा। जब हम हैंडल को बार बार ऊपर नीचे मूव करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम, वर्क डन ऑन ए सिस्टम जो है दिस इज नेगेटिव। अगर हम इस सिस्टम में वर्क करें तो उससे क्या होगा, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी देख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ से अगर हम डेल्टा U को सेपरेट करें, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। माइनस W का मतलब है वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम। अगर हम किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, उनकी मोशन फास्ट हो जाएगी। मोशन फास्ट होने का मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस की वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में ही होती है। तो इन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर इस पंप के आगे एक पाइप लगा होता है, पाइप के साथ एक थर्मोकपल होगा। थर्म नाम से ही पता है कि ये हीट को सेंस करेगा, थर्मोकपल। अच्छा, थर्मोकपल जो है ये हीट को सेंस करेगा, जो इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी हीट अप हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा सिस्टम का। थर्मोकपल उसको सेंस करेगा और थर्मोकपल हीट को, थर्म का मतलब होता है हीट, वो हीट को वोल्टेज की सिग्नल फॉर्म में शो करवाता है। और आगे वोल्ट मीटर लगा होगा, वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आएगी जिससे हमें पता चलेगा कि इसकी हीट बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाइसिकल पंप जो है ये उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। फिर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, कोई भी ह्यूमन इंसान है उसको चलने के लिए, काम करने के लिए, कोई भी चीज़ उठाने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी बेसिकली हीट एनर्जी जो हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एनर्जी बेसिकली हमें फूड से मिल सकती है। फूड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एक फ्यूल का काम करता है, तो उससे हीट मिलती है और हीट से कोई भी यूज़फुल वर्क किया जा सकता है। तो हीट और वर्क, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है बेसिकली Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये हमें बताता है कि हीट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, या हीट एनर्जी से हमने यूजफुल वर्क किस तरह करना है, या हीट को वर्क में, वर्क को हीट में, इंटरनल एनर्जी को वर्क में या हीट में किस तरह कन्वर्ट करवाया जा सकता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताएगा। तो ये वाला आपने ऐसे शॉर्ट प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। चैप्टर नंबर 8 में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था आपने, उसी को हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे इधर। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ में भी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस दिस इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करें, एक साइड पे प्रेशर को लिया जाए, एक साइड पे वॉल्यूम को लिया जाए, बल्कि एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम, वाई एक्सिस में प्रेशर, तो इन्वर्स रिलेशन में इनका ग्राफ इन्वर्स वाला आएगा इस तरह से। मतलब अगर प्रेशर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा प्रेशर वाला ग्राफ नीचे की तरफ आता जाएगा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ होता है इसे आइसोथर्म कहा जाता है। ये नाम आपने ध्यान में रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ को आइसोथर्म कहा जाता है। इसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस जो है दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस।
इसमें हीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है स्लोली। अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। फिर इसमें बॉयल्स लॉ जो है उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा जा सकता है। इस केस में बॉयल्स लॉ बन जाता है पी वी, और इसके साथ हम एडिशन करेंगे गैमा की, पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसमें भी प्रेशर वॉल्यूम दूसरी साइड पर जाएगा तो वो इन्वर्स रिलेशन बन जाता है। इस केस में जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ होता है इन्वर्स रिलेशन वाला ही होगा ग्राफ, वो कुछ इस तरह से होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में ग्राफ को एडियाबैट कहा जाता है। आइसोथर्मल वाले ग्राफ को आइसोथर्म और एडियाबैटिक प्रोसेस वाले ग्राफ को एडियाबैट कहा जाता है। फिर इसके बाद उससे फ़र्क आ जाएगा कि ये एक फास्ट प्रोसेस है, फास्ट या रैपिड प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जब किसी गाड़ी का टायर जो है वो बर्स्ट होता है, जब किसी गाड़ी का टायर बर्स्ट होगा तो उसमें से हवा जो है वो बड़ा रैपिडली बाहर एस्केप करती है। इसके अलावा साउंड, जब साउंड प्रोड्यूस होती है हवा के अंदर तो इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वो बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, उसके मॉलिक्यूल्स बड़ा फास्टली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाला काम करते हैं। फिर इसके अलावा क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस ही है। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में आइसोथर्म और एडियाबैट दोनों का ग्राफ अगर हम कंबाइन करें तो ये नीचे चीज़ बनी हुई है। आइसोथर्मल वाला ग्राफ अगर देखें है तो इन्वर्स, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। एडियाबैट वाला ग्राफ जो है ये थोड़ा सा स्टीपर है, गहरा है। एडियाबैटिक जो ग्राफ होता है वो स्टीपर होता है, गहरा होता है। इसकी वजह ये है कि आइसोथर्म में आ रहा है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबैट में आ रहा है पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम गैमा को मैथमेटिकली सॉल्व करें और इसका ग्राफ ड्रा करें तो मेन फैक्टर जो है वो गैमा रोल प्ले कर रहा है एडियाबैट के स्टीप होने के लिए। वो गहरा इसी वजह से है क्योंकि उसमें गैमा फैक्टर आ रहा है। गैमा जो है ये रेशो होती है सी पी ओवर सी वी की। सी पी कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, सी वी कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपको गैमा के बारे में टेबल साइड बॉक्स बना होगा, वो एज एमसीक्यू आपने प्रिपेयर करना है। उसमें गैमा के डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। सीपी और सीवी को मज़ीद डिटेल के साथ नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया गया है। सीपी और सीवी होते क्या हैं, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं। स्पेसिफिक हीट होती है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इसको क्लोज किया गया है एक सिलेंडर के अंदर, और इस सिस्टम के गैस जो है उसका मैस है 1 किलोग्राम, और इसका टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं 300 केल्विन है। ये डिग्री सेल्सियस में करें तो तकरीबन 27 डिग्री बनता है। स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो हमें प्रोवाइड करना पड़े, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। वो हीट जो 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दें, मतलब 300 से अगर हमने उसको 301 केल्विन करना है, 1 केल्विन उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 किलोग्राम सब्सटेंस का, तो उसके लिए जितनी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी उसे स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस का 1 किलोग्राम है उसका टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहें 1 केल्विन तक, तो इसके लिए जो हीट प्रोवाइड करना पड़ती है दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब ये जो 1 किलोग्राम यूज़ किया जा रहा है, हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हो सकते हैं। 1 किलोग्राम सब्सटेंस कोई 2 सब्सटेंसेस हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चीनी लें, शुगर का कोई सब्सटेंसेस हैं, किसी जगह पे शुगर का हमने कोई पार्टिकल्स लिए हुए हैं और इसके साथ हमारे पास कुछ सॉल्ट है। शुगर के पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है, सॉल्ट के पार्टिकल छोटे होते हैं। दोनों का 1-1 किलोग्राम हम लेंगे हैं तो 1 किलोग्राम, लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम सेम रखना चाहें तो इसके लिए हमें एक मोल कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का होता है उसके अंदर एवोगैड्रोज नंबर होते हैं। मतलब इसका है कि 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अगर हम सेम पार्टिकल्स लेना चाहते हैं हर सब्सटेंस के तो उसके लिए मोल यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम किलोग्राम की बजाय मोल यूज़ करेंगे तो फिर वो स्पेसिफिक हीट की बजाय मोलर स्पेसिफिक हीट बन जाएगा मोल की वजह से। तो सारी डेफिनेशन वैसे ही होगी, सिर्फ किलोग्राम की बजाय मोल हम लगा देंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। अगर 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना हो तो वो स्पेसिफिक हीट होती है, और अगर 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना हो तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है, इसे सी से डिनोट किया जाता है स्पेसिफिक हीट को। इसका फार्मूला होता है Q/ΔT। Q जो है ये हीट को शो करता है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को शो करता है, और C स्पेसिफिक हीट को, मोलर स्पेसिफिक हीट को। अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के अंदर अगर हम उस चीज़ का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से जो प्रेशर और वॉल्यूम इनमें चेंज आता है वो नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड और लिक्विड के केस में अगर हमारे पास सॉलिड कोई पार्टिकल्स है, सब्सटेंस है कोई, या लिक्विड की फॉर्म में, स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन बढ़ाना है। अगर हम सॉलिड या लिक्विड के केस में 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल होगा, वो हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता। जब हम किसी गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो चेंज बहुत लार्ज होता है, वो नेग्लिजिबल नहीं होता सॉलिड और लिक्विड की निस्बत। तो इसलिए हम इसको मज़ीद 2 हिस्सों में कर लेते हैं, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हम गैसेस को डील कर रहे हैं, तो इसलिए हम मोलर स्पेसिफिक हीट को मज़ीद 2 हिस्सों में कर लेंगे। एक को हम कर लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा हम करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आगे इसके मज़ीद 2 हिस्से हैं, दोनों को डिस्कस किया गया है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर को और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दोनों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको C, स्पेसिफिक हीट को C से लिखा जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इधर आएगा CV, इसका मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और प्रेशर के लिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CP के साथ। डेफिनेशन वैसी है जैसे पीछे हमने पढ़ी है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। सिर्फ एडिशन ये करनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसी तरह मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए सारी डेफिनेशन वैसी है कि एडिशन कर देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दोनों की डेफिनेशन बन जाएगी। फिर फार्मूला C इज इक्वल टू Q/ΔT। T को कैपिटल कर देते हैं, टेम्परेचर है, तो ये फार्मूला स्पेसिफिक हीट का पड़ा है। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो इसको हम CV से डिनोट करेंगे, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो उसको हम CP से करेंगे। ये बन जाएगा CP इज इक्वल टू Q/ΔT। अब ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जा रही है। इस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बन जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का आपको बताया है फार्मूला Q इज इक्वल टू ΔU प्लस W, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। W जो है वर्क डन, ये इसका फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, P∆V होता है। अब ये वाला टॉपिक जो है इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम रखा जा रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उसमें चेंज 0 हो जाता है। ΔV अगर 0 कर दें तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, बाकी रिजल्ट हमारे पास बचेगा Q इज इक्वल टू ΔU। और ये जो ऊपर फार्मूला हमने लिखा है, यहाँ से Q को अगर हम सेपरेट करें, Q इज इक्वल टू ΔT, CV के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा CV∆T। तो Q इज इक्वल टू CV∆T और Q इज इक्वल टू ΔU, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से लिखा जा सकता है ΔU इज इक्वल टू CV∆T।
ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, ये हमने इसी डेरिवेशन में यूज़ करना है। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पे आ रहे हैं, Cp इज इक्वल टू क्यू डेल्टा टी। इसका मतलब है क्यू को लिखा जा सकता है डेल्टा टी Cp के साथ मल्टीप्लाई होगा Cp डेल्टा टी। अब इस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बनेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर दें, ये आएगा Cp डेल्टा टी, डेल्टा U का फार्मूला जो पीछे हमने भी निकाला है इसकी जगह पे लिख रहे हैं Cv डेल्टा टी, और W ये P डेल्टा V के इक्वल होता है, W का फार्मूला। अब आपने पढ़ा हुआ है आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू N और T, और एक मोल के लिए फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस N की जगह पे 1 रखा जाता है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। PV इज इक्वल टू RT। अच्छा, अब टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसी लिहाज से वॉल्यूम भी चेंज होगा। ये जो P डेल्टा V है इसका रिजल्ट हम इधर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बन जाता है देन Cp डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी, और P डेल्टा V की जगह पे लिखा जा सकता है R डेल्टा टी। ये बनेगा Cp डेल्टा टी, आगे वाली दोनों टर्म्स में से डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, Cv प्लस Q डेल्टा टी कॉमन। अब डेल्टा टी जो है ये दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है, बाकी रिजल्ट जो है वो हम लिख सकते हैं Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। Cv दूसरी साइड पे ले जाएं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये प्रूफ आता है पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। पेपर में ये वाला प्रूव आ सकता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक आगे हम कार्नेट साइकिल वाला करेंगे, तो मोस्टली ये वाले लॉन्ग आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से MCQ बन सकता है, R की वैल्यू आपको पता है 8.314 होती है। Cp माइनस Cv को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि Cp ये बड़ा है Cv से, या अगर हम दोनों को डिवाइड करें Cp ओवर Cv तो इसका आंसर हमेशा एक से बड़ा आएगा, और जो दोनों की रेशो होती है उसे गैमा कहा जाता है। गैमा वाला टेबल आपने देखा होगा, आंसर हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ये भी आपने याद रखना है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ये बड़ा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसमें बाकी सारा आपने आधे शॉर्ट प्रिपेयर करना है, और ये वाला एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल होगा। अल्लाह हाफिज़।